एक पॉइंट 2 पाठशाला जमीन पर बनाया गया अद्भुत मंदिर। जैसे सबकी जिंदगी में एक अध्याय खत्म होता है और दूसरा अध्याय शुरू होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी ने एक नए अध्याय में पदार्पण किया। माताजी और पिताजी के पास शिष्टाचार सीखने के बाद बची हुई जिंदगी के समस्याओं का सामना करने के लिए मेरा सामना बच्चे जिनसे नफरत करते हैं उस चीज़ से हो गया, यानी पाठशाला। लेकिन अब इस पाठशाला का महत्व मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। आंगनवाड़ी। पिताजी ने जब मैं 3 साल का था तब मुझे आंगनवाड़ी में दाखिल किया था। उस वक्त की आंगनवाड़ी मतलब आज की एलकेजी, यूकेजी और सीनियर केजी। मुझे आंगनवाड़ी में गुरुजी बहुत अच्छे और प्यारे स्वभाव के मिले थे। उस दिन का मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि सारे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उनके माता पिता आया करते थे और फिर छोड़ने के बाद माताजी और पिताजी अपने घर चले जाते थे। बच्चे नाराज़ होकर रोना शुरू कर देते थे और इतना शोर मचाते थे कि दिक्कत हमारी पढ़ाने वाली गुरुजी को होती थी। फिर वो बच्चों को खुश करने के लिए या फिर शांत करने के लिए नृत्य करती या फिर अच्छे अच्छे गाने गाती थी, जिससे बच्चे शांत हो जाते थे। हमारी सीखने की शुरुआत हुई वो ABCD 1 2 3 4 या फिर क ख ग घ से। हमें हमारी गुरुजी इतने अच्छे से पढ़ाती थी कि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमें पढ़ाना चाहती है। हमारी जहन में इतनी अच्छी तरीके से उतर जाता था कि बताओ ही मत। कब भी पूछो हम वो पढ़ाया हुआ बताने के लिए तैयार ही रहते थे। जब पाठशाला छूटती तो मेरा भगवान अपने सारे काम, थकावट और अपनी सारी दगदग एक बाजू रखे मुझे घर लेने के लिए स्कूल के बाहर खड़ा रहता था। फिर घर जाते वक्त मैं पिताजी के कंधे पर बैठता था और उन्हें दिन भर की सब बातें बताया करता था और फिर पिताजी भी बहुत हंस के मुझे खुश करते थे। घर जाते वक्त मिठाई का एक दुकान लगता था और मैं पिताजी से वो मिठाई लेने के लिए हट करता था और फिर वो मिठाई ली जाती। हम दोनों घर पहुंचने के बाद मैं पिताजी के कंधे से माँ के कंधे पे चला जाता था और माँ मेरे हट से लाई गई मिठाई को अपने हाथ में लेके रसोई घर में जाती थी। खाना खाते वक्त वो हट से लाया गया मिठाई हमारे ताट में दी जाती थी। हंसते खेलते पढ़ाई का वक्त शाम को रहता था। माँ रसोई घर में खाना पकाते वक्त मुझे अपने बाजू में बिठाती थी और मुझसे लयबद्ध तरीके से बहुत सारे सिखाए गए अध्यापनों को फिर से दोहराया करती थी। फिर हमारे बचपन में मोबाइल गेम वगैरह नहीं थे। हम बचपन में सुरपारंबी, पकड़ा पकड़ी, आटा पाटिया, लपा छपी ऐसे खेल खेलते थे जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रख सके और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी। अभी भी वो बचपन के दिन याद आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसके मन में कुछ भाव नहीं है, मतलब कुछ पाप नहीं है, वो मंदिर में रोज़ अपने भगवान को मिलने जाता था और भगवान भी बहुत अपना ज्ञान अर्पण करने के लिए तैयार रहता था। और वो ज्ञान इतना था कि पिताजी ने भाप लिया कि अभी मेरे बच्चे को पहली कक्षा में भेजना चाहिए। 1 से 7वीं। जैसे जैसे मेरी कक्षा का क्रम बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे पाठशाला इस शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगा और इस अर्थ समझने के पीछे बहुत सारे पहलू थे और ऐसी पहलू की वजह से ही यह हीरा कोहिनूर हीरे से भी अनमोल और प्रकाशमान है। इस पहलू में कुछ खास थे गृहपाठ, सैर, स्नेह सम्मेलन, खेल की स्पर्धाएं, वक्तृत्व स्पर्धाएं और बहुत कुछ। लेकिन एक विद्यार्थी को अपने भविष्य में प्रचंड प्रमाण में ये बदल लाया करती थी और एक अच्छे साँचे में ढाला करती थी और वही बच्चे आज अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं और
उन बच्चों के पीछे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेके अपनी ज़िंदगी कायम रखते हैं। पहली से 7वीं कक्षा तक एक गृहपाठ हमेशा से ही तय किया रहता था, वो कि पढ़े लिखना, अक्षर लेखन, शुद्ध लेखन, 1 से 9 अंक पन्ना भर निकालना, ऐसे कुछ घर के अभ्यासक्रम रहते थे। कविताओं को एक सुरेल लय लगाई जाती थी, पाढ़ों को एक क्रम लगाया जाता था और पढ़ने के लिए हमारे लिए उस वक्त कहानियाँ थी, मनोरंजन के लिए मैदानी खेल थे। इसमें से बहुत कुछ लेने जैसा था। मेरी माँ कभी कभी खाना पकाते वक्त मैं उसे मदद करता था तो उसे मुझे कितना आता है ये बताने का मज़ा ही अलग था और माँ का भी आनंद इतना हो जाता कि आसमान भी नीचा हो जाए। पिताजी मेरे से उजलनी कर लेते थे। हम जब बाग में खेलने जाते तो यह खेल चालू ही रहता था। मेरी माँ खाना पकाते वक्त कभी कभी गाने या फिर ओविया गाया करती थी। वो सुनते वक्त बहुत अच्छा लगता था। और फिर कभी कभी हमारी पाठशाला में एग्ज़ाम्स लिए जाते थे। उन इम्तिहान में जिसको अच्छे नंबर आते थे उसको हमारे टीचर पेन या फिर चॉकलेट दिया करते थे और वो मिलने के बाद इतनी खुशी हो जाती थी कि ऐसा लगता था कब मैं घर जाता हूँ और मेरी माँ और पिताजी को मेरा ये मिला हुआ बख्शिश दिखाता हूँ। जैसे ही स्कूल छूटता तो मेरे हाथ में थामा हुआ चॉकलेट पकड़ के मैं भागा हुआ पिताजी के पास जाता था और पिताजी मुझे अपने कंधे पे बिठाया करते थे और मैं वो मिली हुई चॉकलेट हाथ में लहराते हुए पिताजी को दिखाता था और वो मेरी पीठ पर थपथपाया करते थे और फिर वो चॉकलेट लेके मैं माँ को दिखाता था तो वो बहुत आनंदित हो जाती थी और मेरी पसंदीदा खाना बनता। सैर। ठंड के दिनों में स्कूल में सैर होती थी। उस दिनों में हम सब बच्चे सैर की बहुत ही राह देखते थे। एक रात पहले बाजार से मेरे लिए खाना लाया जाता था और फिर मेरी बैग में भरा जाता था। फिर सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाती थी। पहले नहा लो, फिर अच्छा से अपना ड्रेस पहनो और ये सब करने के बाद माँ मुझे सूचनाएं देती थी। बस में अच्छे से बैठना, बाहर हाथ मत निकालना, ज़्यादा भागदौड़ मत करना, बैग में तेरे टिफ़िन ऐसे भरा है, तेरा खाना इधर रखा है, पानी की बोतल इधर है, हर चीज़ की मेरी बैग में जगह कहाँ है ये माताजी मुझे बहुत अच्छे से बताया करती थी और मुझे तब एहसास होता था कि कौन सा भी काम कितनी अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए और वो काम को बहुत एक अच्छा अर्थ रहना चाहिए। ये मुझे मेरी माँ से सीखने के लिए मिला। जब मेरा सब कुछ तैयार हो जाता था तो पिताजी मुझे स्कूल लेके जाया करते थे सैर के लिए और सुबह सुबह मेरी पाठशाला कैसी दिखती है वो मैंने बहुत ही नज़ाकत से देख लिया। सुबह हमारी हाजिरी ली जाती थी और फिर हमें बस में बिठाया जाता था। मुझे अब भी याद है जब तक बस नहीं हिलती थी तब तक पिताजी से बात करना या फिर बच्चों का रोना धोना चालू ही रहता था। जैसे ही बस निकलती तो बच्चे गणपति बप्पा मोरया, जय शिवाजी, जय भवानी ऐसी घोषणाएं लगाया करते थे। सुबह का सूरज निकलते निकलते बस किसी नदी के ऊपर या फिर किसी पर्वत में रहती थी और वो नज़ारा देखने लायक होता था। बहुत ही अच्छा लगता था और दोस्तों के साथ ऐसा नज़ारा देखने का मज़ा ही अलग था। उस वक्त सैर क्यों ली जाती होगी इसका अर्थ मुझे अब स्पष्ट हो रहा है। सैर इसलिए ली जाती होगी कि हमें हमारी ज़मीन पर कितने ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसकी जानकारी होना या फिर हमारी इस धरती पर कितने महान पुरुषों ने और कितनी महान स्त्रियों ने जन्म लिए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं
इनकी हमें जानकारी होना, इसके लिए शायद सैर ली जाती होगी। और सैर के दूसरे दिन छुट्टी रहती थी, तो उस वक्त मैं आराम से अपने माता और पिता को सैर के बारे में घटी हुई अच्छी अच्छी बातें, दोस्तों के साथ किए हुए मजाकिया क्षण बताया करता था। स्नेह सम्मेलन। पाठशाला के दिनों में अतिशय रोमांचक और सबसे मस्ती करने का वक्त था स्नेह सम्मेलन, जिसकी बस तैयारी के लिए 2 से 3 हफ्तों का वक्त लग जाता था। स्नेह सम्मेलन में नृत्य, गायन, वादन, नाटक, भाषण और सूत्र संचलन ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कथाओं का एक मिश्रण था। उसकी तैयारी के लिए टीचर खुद पार्टिसिपेट हो करते थे, और हमारे टीचर कितने अच्छे नाच सकते हैं वो हमें उस वक्त पता चलता था। फिर स्नेह सम्मेलन के एक दिन पहले रंगीत तालीम नाम का एक त्यौहार बनता था। उस वक्त हम सब अपना अपना नृत्य, अपना अपना नाटक सादर करते थे, और वो दिन हमें बहुत अच्छा लगता था। स्नेह सम्मेलन दोपहर के 4 बजे हुआ करता था। उस वक्त सारे बच्चे से लेकर बड़े बड़े छात्रों तक अपने टीचर ने बताए गए वस्त्र पहन के आया करते थे, जो उन्हें नृत्य के लिए दिए गए हैं। और उन बच्चों पे वो ड्रेस इतने अच्छे लगते थे कि उनकी तरफ देखने के बाद ऐसा लगता था कि सारी भारतीय संस्कृति एक छत के नीचे बैठ रही है, और उन्हें देखकर वो अवतार बहुत अच्छा लग रहा था। स्नेह सम्मेलन पे सजावट बहुत ही अच्छी रहती थी। वो हमारी आँखों की रोशनी ही ला देती थी। झुरमुलों को अच्छे से स्टेज पर लगाना, रंग बिरंगी और वे अलग अलग आकार के गुब्बारों को व्यासपीठ पर लगाना, और इसमें मेन पार्ट था विद्युत रोशनाई, वो भी बहुत अच्छी तरीके से की गई थी। वो देखने के बाद अलग ही माहौल बन जाता था, और उस माहौल को कैप्चर करने के लिए हमारे स्कूल में कैमरामैन काका होते थे। वो सारे नृत्य, सारे नाटक, सारे संभाषण अपने कैमरे में कैद कर लेते थे, और फिर उसकी सीढ़ियाँ बनाकर जिनको चाहिए उनको देते थे। आज भी अगर मैं लैपटॉप पे वो सीडी लगाता हूँ तो देखने में बहुत मज़ा आता है। अपना ही बचपन उस लैपटॉप में देख के बहुत ही अच्छा सुकून आ जाता है। फिर वो दिन तो बहुत अच्छे थे। हमने जो भी कष्ट लिए, हमने जो भी डांस करते थे, वो हमारे माताजी और पिताजी बहुत अच्छे से उसका आनंद उठाते थे। और लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि हमारे लिए जिन शिक्षकों ने मेहनत ली है उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन हमारे गुरुजी भी हमारी आनंद में ही अपना आनंद मानते थे। वक्तृत्व स्पर्धा और खेल। ऐसे कहते हैं कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजने से पहले हमारे अंदर एक कलाओं और गुणों से संपन्न एक राजहंस छिपाया है, और अगर वो राजहंस मिलता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से संवर जाती है। हम हमारी ज़िंदगी में ऐसी तरक्की करती है कि हमें रोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, वो राजहंस मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हमारी पूरी ज़िंदगी उस राजहंस को ढूंढने में निकल जाती है। वो राजहंस ढूंढने के लिए हमें मदद लगती है एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति की, और वो है हमारे गुरु। वो राजहंस किसी भी प्रकार में हो सकता है, जैसे कि हमारी वक्तृत्व कला हो, या फिर हमारी खेल की जिज्ञासा हो, या फिर हमारी कोयले की खान में एक हीरे की जैसा वो राजहंस होता है, और उसे ढूंढकर बाहर लाने का काम हमारे गुरुजी करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि वक्तृत्व स्पर्धा हमारे लिए एक अच्छा सा त्यौहार था। उस वक्त हमारे गुरुजी हमें कुछ मुद्दे देते थे, और उन मुद्दों पर तैयारी करके हमें बोलना पड़ता था।
हम इतने घबरा जाते थे कि हमारे माताजी और पिताजी बहुत अच्छे से हमारी तैयारी कर लेते थे। फिर जिस दिन वक्तृत्व स्पर्धा है, उस दिन हम सारे बच्चे अपने अपने मुद्दों के साथ खड़े हो जाते थे। ये फिर हमारे गुरुजी हमें बोलने के लिए कहते, लेकिन सामने की भीड़ देख के मन से सब कुछ उड़ जाता था। सारे बच्चे घबरा जाते थे और कुछ बोल ही नहीं पाते थे। फिर तब हमारे शिक्षक हमें एक धीर देने वाली हंसी अपने होठों पर लाते थे और वो हंसी देखने के बाद हमारा सारा डर चला जाता था। और फिर हम और हमारे बच्चों का जो भी ग्रुप है वो अच्छे से वक्तृत्व स्पर्धा पूरी कर लेता था। फिर हमारे शिक्षक हमें कहाँ पे गलतियाँ हुई थी या फिर कौन सा भाग अच्छा था यह हमें बताया करते थे। इम्तिहान मेरी पूरी ज़िंदगी में जिस वक्त ने मुझे बहुत डराया है वो है परंपरागत चली आ रही प्रथा यानी इम्तिहान। जैसे तो ये काल बहुत कठिन रहता था, सबके लिए ये दिव्य काल रहता था। हमारे गुरुजी हमें तो अपना जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाया करते थे, लेकिन हमने इम्तिहान के पहले कैसा हमारा जी तोड़ा है वो हमें पता था। लेकिन कुछ भी हो, वो इम्तिहान का समय बहुत ही अच्छा था और उसमें बहुत मज़ा आता था। सुबह सुबह उठ के पढ़ना, बड़े से बड़े आवाज़ में अपने पुस्तक पढ़ना, जो हमें आता है वो बार बार देखना, ये सब कुछ मैं सुबह उठ के करता था। मेरी माताजी मुझे पढ़ाई से उठाने आती थी और फिर मुझे नाश्ता देती थी। फिर नाश्ता होने के बाद मैं भगवान को नमस्कार करके अपने माता पिताजी के चरण स्पर्श करके स्कूल की तरफ निकल पड़ता था। मैं पिताजी की गाड़ी के पीछे बैठा रहता था और फिर पिताजी मुझे कुछ सुझाव देते थे। सबसे पहले जो आता है वो लिख, ज़्यादा घाई मत कर, हमारे पास बहुत वक्त है। पीछे के पन्ने पे कच्चा काम ऐसा लिखना, फिर वहाँ पे तुझे जो सूत्र आते हैं वो लिख लेना। ऐसी अलग अलग सुझाव का वर्षाव मेरे पे होता था। जैसे जैसी पाठशाला पास आती थी वैसे वैसे मेरे मन में बहुत ही भीड़ मच जाती थी। मेरा मन बहुत ही घबराया जाता था और मेरे पेट में गोला आता था और मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी के पीछे से मैं उतरूँ ही ना और स्कूल की तरफ बढ़ूँ ही ना, बस ऐसा ही पिताजी को पकड़ के बैठ जाऊँ। लेकिन क्या करे, कैसे कैसे स्कूल आता था और मैं अपने पैर स्कूल की तरफ मोड़ लेता था। पीछे से एक तीक्ष्ण बहुत ही गंभीर आवाज़ आती थी, बच्चे। फिर मैं पीछे मुड़ के देखता था और मेरे पिताजी के चेहरे पे एक हंसी थी। उनकी आवाज़ फिर से एक धीर देने वाली आवाज़ में पलट जाती थी और कह देते थे, बेस्ट ऑफ लक। दोनों हाथ ऊपर, अपने अंगूठे ऊपर रहते थे और एक मुद्रा तैयार करके मुझे वो धीर देने का प्रयास करते थे। फिर उनका वो ऐसा रूप देख के मैं मेरे बहुत सारे दड़पन भूल जाता था और बहुत ही तेज़ हंस के अपने कदम फिर से पाठशाला की तरफ बढ़ाया करता था। हमारे टीचर द्वार पे ही खड़े रहते थे। फिर मैं अपनी बैग हमारे कक्षा के बाहर रख के अंदर पेपर लिखने के लिए जाता था। पहले तो मुझे उत्तर पत्रिका दी जाती थी। वो पहले मेरे नाम से और मेरी माहिती से पूरी हो जाती थी। फिर मैं पिताजी की सुझाव के हिसाब से पट्टी और पेंसिल से अंदर रेशा आँक लेता था और अपना सर बाक पे रखकर थोड़ी आंखें बंद कर लेता था, क्योंकि मेरा दिमाग काम ही करना बंद कर गया था। जैसे ही प्रश्न पत्रिका मेरी बेंच पे रखी जाती थी तो मैं उसे निहार कर देखता था और मन ही मन खुश हो जाता था। अरे, ये तो मैंने सुबह ही पढ़ा था। अरे, इसकी पढ़ाई तो मैंने आज ही लिख कर की है। ऐसे सवाल देखने के बाद मन बहुत ही आनंदित हो जाता था और वातावरण प्रफुल्लित हो जाता था। मुझे इतना अच्छा लगता कि वो एग्ज़ाम का मज़ा ही अलग हो जाता था। फिर
जो सवाल आते हैं वो आसान आसान सवाल मैं पहले सॉल्व कर लेता था, और जो मुश्किल सवाल थे उन्हें मैं आखिरी में सॉल्व कर लिया करता था। फिर जैसा मेरे मन में जवाब था वो सच्ची में उस उत्तर पत्रिका में आया है या नहीं, वो देखने के बाद मैं मेरा उत्तर पत्रिका गुरुजी को देता था और हंसते हुए उस कक्षा से बाहर पड़ जाता था। मेरे पिताजी मुझे फिर से घर ले जाने के लिए गाड़ी पे स्कूल के बाहर खड़े रहते थे, और मेरे चेहरे पे हंसी देख के वो समझ जाते थे कि इस बच्चे को इसका पेपर कैसा गया है। फिर हम ऐसे आनंद में माँ को सामने जाते थे, घर के सामने जाते थे। मेरी माँ भी चिंता में कभी आंगन में तो कहीं गेट पे हमारी राह देखते खड़ी रहती थी। मैं हंसते हुए माँ के पास जाता था, अपने जूते निकालता था, अपनी दफ्तर माँ के हाथ में रख देता था और फिर फ्रेश होके खाना खाने के लिए बैठ जाता था। लेकिन माँ का हृदय वो माँ का हृदय पूछ ही लेता था, बेटा तुम्हारी एग्ज़ाम कैसी गई? और मैं बड़ा ही हंस के उन्हें कह देता था कि अरे माँ, जो मैंने सुबह पढ़ा था ना और जो मैंने लिखा था ना 10-10 बार, वही प्रश्न मेरे एग्ज़ाम में आ गए। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और वो उत्तर सुनने के बाद माँ अलग ही नज़रिए से खुश हो जाती थी। पालक सभा स्कूल के दिनों में साल में से 2 बार आने वाला एक क्षण था। उस वक्त कुछ शरारती बच्चों की नींदें उड़ जाती थी। ये क्षण इतना महत्वपूर्ण था कि पूछो ही मत। गुरुजी और गुरुजियों का ग्रुप अपने बच्चे के सारे मार्क्स या फिर उसने स्कूल कितनी बार अटेंड किया, ये सारी माहिती उनके पास रहती थी। फिर हम उनके पास लेके जाते थे। मेरे माताजी को और पिताजी को मेरा बर्ताव बहुत अच्छे से मालूम था, इसलिए मैं अपने गुरुजी से मेरे माताजी और पिताजी को मिलाया करता था। लेकिन कुछ शरारती बच्चे ऐसे थे कि पालक सभा होने के 1 हफ्ते बाद भी उनके माताजी और पिताजी का पता नहीं चलता था। फिर हमारे गुरुजी ही उनके माता पिता को फ़ोन करके स्कूल बुलाया करते थे। फिर वो जो दृश्य देखने मिलता पूछो ही मत। हम उस मित्र की राह देखा करते थे जो बाहर गया है। उस कक्षा के अंदर आने के बाद वो हमें ऐसा कहता था, यार मेरा तो अब कुछ ही पूछो ही मत, मेरे पिताजी तो मुझे घर लाठी से मारेंगे। यार इतना कुछ बताते हैं क्या यार, क्या है ये? और हम उसकी बातें सुन के बहुत ही अलग आनंद लेते थे। लेकिन पालक सभा क्यों होनी चाहिए, ये हमारे मुख्याध्यापक 8वीं कक्षा में एक पालक सभा में बोल गए थे। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों और आपके माताजी और पिताजी, आप सब ने अपने गर्क समय से 1-2 घंटे अपने बच्चे के लिए निकाले, इसमें बहुत ही आनंद है। लेकिन पालक सभा होनी ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं। अगर आप महीने में से 2-3 महीने से एक बार स्कूल में आते हैं और हमें मिलते हैं, तो हम आपको आपके बच्चे की अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे। उसने कितने मार्क्स लाए, उसने अपनी एग्ज़ाम्स कैसी दी, उसका वर्ग में बर्ताव कैसा रहता है, ये सारी बातें हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। बच्चों, आप हमारे स्कूल के और आप अपने माताजी और पिताजी का भविष्य हो। इसे उज्जवल बनाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। इसलिए पालक सभा से घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, इस बात को सुनने के बाद पूरे सभागृह में एक हल्की सी हंसी निकल जाती थी। फिर गंभीर वातावरण हो जाता था, वो अभी कभी दिखाई नहीं देता था। फिर मेरी सारी अच्छी बुरी बातों को मेरे माता को समझने के बाद वो मेरा दिनक्रम बना लेते थे और मैं वो फॉलो करूँ, ऐसी उनकी चाह थी। 9वीं कक्षा में हमारा फिर से पालक सभा हो गई। मुझे लगता है वो हमारी पहली कक्षा से चली आ रही परंपरा का आखिरी दिन होगा। मेरे मुख्याध्यापक मेरे पिताजी से मिले,
स्मिथ हास्य किया। मैंने भी हल्की सी हंसी दी और फिर अपने हाथ मोड़कर नज़र झुकाकर खड़ा हो गया। मुख्याध्यापक मेरे पिताजी से बोल पड़े कि मुझे लगता है हमारे बच्चे ने आगे पढ़ाई करनी चाहिए और वो बहुत होशियार है। उसे शायद अगली वाली कक्षा में अपना दाखिला कर लेना चाहिए। पिताजी ने यह बात सुनने के बाद मेरा दाखिला अगली कक्षा में करने की ठान ली और मेरी इच्छा भी सीखने की थी, इसलिए मेरा प्रवेश अब बड़ी वाली पाठशाला में हो गया।